मैं और रंजीत बहुत अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन मम्मी के होते हुए यह कैसे मुमकिन था? क्योंकि रंजीत अपनी मम्मी से बहुत डरते थे, यहाँ तक कि उनकी मर्जी के बगैर एक काम भी नहीं करते थे। लेकिन मैं रंजीत की इस आदत से बहुत परेशान थी। मैं उन्हें हर रोज यही कहती थी, आप क्या हर बात अपनी माँ से पूछ कर करते हैं? कोई काम उनके बगैर भी कर लिया करें। लेकिन नहीं, रंजीत जब भी कहीं जाने लगते तो पहले अपनी मम्मी को पूछ कर जाते, और जब वापस आते तो सबसे पहले अपनी माँ के पास आते थे। और अगर मुझे कहीं भी बाहर लेकर जाना होता तो पहले अपनी माँ से इजाज़त लेते। अगर वो हाँ करती तो मुझे ले जाते, अगर वो ना कर देती तो फिर वो मुझे कहीं नहीं लेकर जाते थे। मुझे रंजीत की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता था। मैं सोचती थी कि क्या मसला है, शादी के बाद भी मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। हर लड़की के कुछ ख्वाब होते हैं कि वो शादी के बाद ऐसे करेगी वैसे करेगी, लेकिन जहाँ मेरी सास जैसी सास हो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे पति मेरी सास के इस कदर गुलाम थे कि जो कुछ भी कमाते वो अपनी माँ को ला कर देते थे, और सारा घर का खर्च रुपया पैसा सब कुछ मेरी सास के पास ही होता था। और अगर मुझे रुपया भी चाहिए होता तो भी मुझे उनसे मांगना पड़ता। एक दिन मैं और रंजीत अपने कमरे में बहुत खुशगवार मूड में बैठे थे कि तभी नौकरानी ने हमारा दरवाजा खटखटाया। रंजीत ने दरवाजा खोला तो नौकरानी ने कहा, मैडम की तबीयत खराब हो रही है। तो रंजीत मुझे छोड़कर फौरन अपनी माँ के पास चले गए। जाकर देखा तो वह बेहोश थी। जल्दी से मैं और रंजीत उन्हें अस्पताल ले गए। वहां जाकर डॉक्टर ने जांच किया तो बताया कि इनका बीपी बढ़ गया है। हम बीपी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर दवाइयाँ लगाने लगे, ग्लूकोज लगाया। 24 घंटे बाद जब उनका बीपी कुछ कंट्रोल हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि आपके लिए एक बुरी खबर है। मैं समझी कि मेरी सास मर गई है, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इन्हें लकवा हो गया है। अब ये चारपाई पर ही रहेंगी और अब आप लोगों को उनकी बहुत देखभाल करनी है। हो सकता है कि भगवान कोई चमत्कार दिखाएं और ये ठीक होकर चलने लग जाएं। हम मम्मी को वापस ले आए। घर लाकर रंजीत ने मम्मी को उनके कमरे में लिटाया और एक नौकरानी से कहा कि वो हर वक्त उनके पास ही रहे, और रंजीत कमरे में आ गए। मैं भी कमरे में आई। पूरी रात से तो जाग रहे थे, मुझे भी नींद आने लगी। रंजीत ने कहा कि तुम अभी नहीं सो सकती, पहले तुम किचन में जाओ और मम्मी के खाने का इंतजाम करो, कुछ हल्का फुल्का सा बना दो, फिर सो जाना। डॉक्टर ने कहा है कि हल्का फुल्का खाना देना है, इसलिए तुम खाना बनाकर और नौकरानी को यह कहकर सो जाना कि वो मम्मी को खाना खिला दें। मैंने कहा मैं सुनीता से कह देती हूँ, वो खुद ही खाना बना लेगी। रंजीत ने कहा कि नहीं, मुझे उस पर यकीन नहीं, तो खुद जाओ और खाना बनाओ। और मैं किचन में गई और खाना बनाया। मेरा दिल कर रहा था कि इस औरत को जहर दे दूँ, क्योंकि यह औरत मेरे सुकून की दुश्मन बन गई थी। खैर मैंने खाना बनाया और सुनीता से कहा कि मम्मी को खाना खिला देना, और अब मैं सोने जा रही हूँ। मैंने खिचड़ी प्लेट में डाली और मम्मी के कमरे तक छोड़ आई। मैं अपने कमरे में आ गई। अभी मैं लेटी ही थी कि मुझे रंजीत ने कहा, तुम सो क्यों रही हो? जाओ देखो मम्मी ने खाना खा लिया है। मैंने कहा मैं खिचड़ी बनाकर देकर आई हूँ, अभी वो आराम कर रही हैं, जब उठेंगी तो सुनीता खाना खिला देगी। मैं सो गई। शाम को रंजीत मेरे उठने से पहले ही अपने मम्मी के कमरे में थे और टांगे दबा रहे थे। मैंने रंजीत से कहा कि आपने खाना खा लिया है? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बस तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था। मैंने कहा चले आ जाएं, मैं खाना बना रही हूँ। मैं जल्दी से दाल चावल बनाई। मैं और रंजीत मम्मी के कमरे में ही खाना खाने लगे। मम्मी देख तो सब रही थी, सिर्फ बोल नहीं पा रही थी। यह देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून हो रहा था कि मम्मी सिर्फ मुझे देख ही रही थी, इसके अलावा उनसे मुंह तो चला ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा कि शुक्र है आप यह सिर्फ देखेंगी और अब ये हम पर हुक्म नहीं चलाएंगी और ना ही मुझे रोक टोक करेंगी। पहले मैं मम्मी के सामने रंजीत के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकती थी, क्योंकि मम्मी गुस्सा करती थी। इज्जतदार लड़कियां इस तरह की बेशर्मी वाले काम नहीं करती। मैंने मम्मी के सामने अपना हाथ रंजीत के बाजू से निकालकर बाजू पकड़ा और मैंने मम्मी की तरफ देखा तो मम्मी मेरे हाथ को ही देख रही थी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। फिर हमारे साथ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। रंजीत ने नौकरानी को निकाल दिया, क्योंकि वो अपनी मम्मी की देखभाल में खुद इतने लगे थे कि वक्त पर ऑफिस ना जा सके, तो उनके दोस्त ने उन्हें जलील करके निकाल दिया। रंजीत घर आकर कहने लगे, समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले मम्मी बीमार हो गई और अब मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। ऑफिस वालों का कहना है कि मैंने उन्हें बताए बगैर छुट्टियाँ की है, जबकि मैंने उनसे कहा भी कि मेरी मम्मी बीमार है, इसलिए मैंने छुट्टी की और इसी टेंशन में मैं बता नहीं सका। मुझे माफ़ कर दे, आइंदा से मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह घर चलाऊंगा और किस तरह मम्मी की ज़रूरत को पूरा करूंगा। मम्मी का इलाज भी इतना महंगा है और मम्मी की बीमारी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है,
क्योंकि दिन में रोजाना मम्मी की मालिश करनी पड़ती है। मुझे रंजीत ने बताया कि 2-3 छुट्टियों की वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया है। मैंने कहा आप कुछ भी करें, माफी मांग लें, वापस अपने ऑफिस चले जाएं, क्योंकि इतने पैसे तो हम कहीं से भी नहीं ला सकते जिनसे यह घर चल रहा है। आप भी तो ऐसी कोई सेविंग नहीं की जिससे हम इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपकी नौकरी छूट गई है। रंजीत ने कहा तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन मैं माफी मांग चुका हूँ, इसके बावजूद उन्होंने मुझे इस नौकरी से निकाल दिया है। मैंने कहा कि रंजीत आपने कैसी खबर सुनाई है, अब हम सुनीता को पैसे कहाँ से देंगे, घर का खर्चा कैसे करेंगे, सब कुछ तो आपने ही मैनेज किया हुआ था। रंजीत ने कहा कि मम्मी बीमार है, वरना मम्मी से जरूर पूछता और वह हमारी इस मामले में मदद जरूर करती। मैंने कहा कि आप मम्मी से बात करने की कोशिश करें, हो सकता है उन्होंने आपके पैसों से कोई सेविंग की हो, वह किसी इशारे से ही आपको कुछ बता दे। रंजीत ने कहा कि मुझे मम्मी के ठीक होने का इंतजार है, फिर मैं कोई काम ढूंढूंगा। चलो तब तक मैं घर पर ही रह लेता हूँ। ऐसा करते हैं सुनीता को काम से हटा देते हैं और मैं ही मम्मी की देखभाल संभाल लेता हूँ। मैंने कहा यह आप क्या कह रहे हैं? रंजीत ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं यही 24 घंटे मम्मी के कमरे में ही रहूंगा और तुम अपने कमरे में आराम करना और तुम बस खाना बना देना, बाकी मैं खुद ही कर लूंगा। मैंने कहा मुझे इतनी सख्त ड्यूटी की आदत नहीं है, मैं किस तरह इतना काम करूंगी। रंजीत ने कहा तुम पर कोई खास बर्डन नहीं है, सिर्फ तुम्हें खाना बनाना है और बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। मैंने कहा सुनीता के बगैर कैसे गुजारा होगा, वो तो बहुत से काम कर देती है। रंजीत ने कहा सब हो जाएगा, बस तुम सुनीता को पैसे दो और कहो कि सुबह से आने की जरूरत नहीं है। मैंने सुनीता को तनख्वाह दी और उसे कहा कि अब कल से तुम नहीं आना। उसने कहा कि यह आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम इस घर से कभी भी जाओ। लेकिन रंजीत ने साफ कहा है कि अब तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम कर लेंगे, क्योंकि रंजीत की नौकरी खत्म हो गई है, इसलिए तुम्हें पैसे देने मुश्किल हो जाएंगे। सुनीता ने कहा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको मेरी कभी भी किसी भी काम के लिए ज़रूरत पड़े तो आप मुझे एक ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। पहले रंजीत एक बैंक ऑफिस में अकाउंटेंट मैनेजर की पोस्ट पर थे, जहाँ से उन्हें 2 से 3 लाख रुपए सैलरी आती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे और मम्मी भी बीमार थी। इस वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रंजीत के एक दोस्त ने रंजीत को बुलाया और उन्हें एक और नौकरी का बताया। रंजीत काम करने के लिए तैयार हो गए। जब रंजीत काम पर चले जाते तो मैं मम्मी के पास रहती। रंजीत को इस बार मार्केटिंग की जॉब मिली थी और यहाँ से ज़्यादा 1 लाख की सैलरी मिलनी थी। रंजीत सुबह काम पर चले जाते और दोपहर होते ही घर आ जाते और मैं सुबह 12-1 बजे सोकर उठती, फिर मम्मी को नाश्ता करवाती, दवाई देती और फिर अपने दूसरे घर के काम करने लग जाती थी। और रंजीत दोपहर के 4 बजे तक घर आ जाते हैं और आकर अपनी मम्मी की मालिश करते हैं। रंजीत को इस नई नौकरी से तनख्वाह मिली तो वो मम्मी के बीमार होने के बावजूद भी अपनी मम्मी के हाथ पर रकम रखाएं। मैं दिल में सोचने लगी बीमार होकर भी इस औरत को चैन नहीं है। एक दिन रंजीत अपने दोस्त के साथ बाहर गया और घर वापस नहीं आया। मैं रंजीत का इंतजार करने लगी। फिर जब वक्त ज्यादा हो गया तो मैंने कॉल की और कहा रंजीत कहाँ हैं? आप आए क्यों नहीं अभी तक? जल्दी घर आ जाएं, क्योंकि मैं और मम्मी घर पर अकेले हैं। रंजीत ने कहा मैं यहाँ दोस्तों के साथ आया हूँ और यहाँ मुझे पापा के कजन मिल गए हैं, उनसे बातें कर रहा हूँ, मैं सुबह तक आ जाऊंगा। मैंने कॉल बंद कर दी और रंजीत सुबह 10 बजे घर आए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने देखा कि उनके दोस्त भी उनके साथ हमारे घर आए, इसलिए मैं खामोश हो गई। मैं तो रंजीत की मम्मी के पास कमरे में ही सोफे पर सो गई थी। मैंने रंजीत की गैर मौजूदगी में मम्मी की मालिश भी की। रंजीत और उनके दोस्त ड्राइंग रूम में बैठे थे। मैंने सोचा कि रंजीत अभी अपनी मम्मी से मिलने आएंगे, लेकिन रंजीत ने ऐसा नहीं किया और वो सीधा अपने कमरे में सोने के लिए चले गए और सुबह उठकर सीधा काम पर चले गए। 2-4 दिन से रंजीत अपनी मम्मी के कमरे में एक बार भी नहीं गए थे और ना ही उन्होंने एक बार भी अपनी मम्मी को देखा था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि रंजीत का सलूक अपनी माँ को लेकर बदल गया है। 3 साल से रंजीत अपनी माँ का बिस्तर पर ही देखभाल कर रहे हैं, लेकिन अचानक रंजीत का सलूक कैसा हो गया है, मुझे बहुत अजीब लगा। रंजीत अपने कमरे में सोने लगे थे, यहाँ तक कि मुझे भी कमरे में ही रहने को कहते और मम्मी सारा दिन अकेले अपने कमरे में रहती। और अगर कभी मैं यह सोचती कि मैं रंजीत के उठने से पहले मम्मी का खाना बनाकर मम्मी को खिलाऊं ताकि रंजीत गुस्सा ना करें, तो रंजीत ने मुझे कहा कि तुम भी कभी आराम कर लिया करो, या हर वक्त सिर्फ मम्मी की देखभाल करनी है। मैं पहले ही परेशान हूँ, कभी मेरी भी परेशानी बांट लिया करो। यह सुनकर मैं हैरान परेशान हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे अचानक क्या हो गया है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैंने रंजीत से पूछ लिया कि आप एकदम इतने बदल कैसे गए हो, ऐसा क्या हुआ है कि आप अपनी मम्मी से ही नहीं मिलते
और पहले आप उठते बैठते खाते पीते सिर्फ अपनी मम्मी की ही बातें किया करते थे। अब तो आपकी मम्मी ज्यादा बीमार हैं और उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। रंजीत ने फौरन से कहा, डॉक्टर की जरूरत है तो मैं क्या करूं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो कुछ भी कमाया इन पर लुटा चुका हूँ और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतने रुपए भी नहीं कि मैं इन्हें किसी डॉक्टर के पास ले जा सकूं। मैंने कहा, ऐसा क्या हुआ जो आप उनसे इस तरह खफा हो गए हैं? रंजीत ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं इनकी देखभाल करूं। मैंने कहा, पहले मैं नहीं चाहती थी कि आप इतनी अपनी मम्मी की देखभाल करें, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करें, लेकिन अब आप कई कई दिन घर से बाहर रहते हैं, इसलिए मैं उनके पास रहती हूँ और उनकी देखभाल करती हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे, आप गुस्सा ना करें। रंजीत ने कहा, तुम्हें पूरी इजाजत है, जो मर्जी करो, और कहकर अपने कमरे से बाहर चले गए। लेकिन उन्होंने मेरी बात का पूरा जवाब नहीं दिया। इसी तरह चंद दिन गुजर गए और घर के हालात बद से बदतर हो गए। मेरे साथ तो पहले ही मम्मी ने अच्छा सुलूक नहीं किया था और मैंने रंजीत से कहा कि मम्मी की दवाइयाँ खत्म हो गई है, आप कोशिश करके दवाइयाँ ला दे। रंजीत ने कहा कि मेरे पास दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है, इससे भी बढ़कर खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो मैं दवाई कहाँ से लाऊं? रहने दो इन्हें ऐसे ही। मैं उनके कमरे में गई तो देखा उन्होंने रंजीत की बातें सुन ली थी। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने उन्हें चुप कराया, आंसू साफ किए और कहा कि कोई बात नहीं, आपका बेटा है, जरा बदतमीज हो गया है, पता नहीं क्यों इस तरह हो गया है, मैं खुद नहीं समझ पा रही। हालात ऐसे हो गए कि घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था और एक दो जगह रिश्तेदारों को भी कॉल की थी कि वो पैसे उधार दे दें, लेकिन उन्होंने भी नहीं दिए। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और उधर मम्मी थी कि खाने के लिए कुछ मांग रही थी। दवाई तो उनकी पहले से ही खत्म हो गई थी। यह देखकर मैं इस कदर परेशान हुई, मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद भी मर जाऊं और मम्मी को भी मार दूं, क्योंकि रंजीत बिल्कुल बागी हो चुके थे और उन्होंने काम पर जाना भी छोड़ दिया था और सारा दिन रात लड़कों के साथ आवारागर्दी करते रहते थे। मैं और मम्मी बिल्कुल अकेले रहते थे। मैंने इरादा कर लिया कि मैं मम्मी को जहर दे दूंगी, इसलिए 2 दिन खाने में जहर मिलाकर मम्मी को खिलाती रही और तीसरे दिन मम्मी ये दुनिया छोड़कर चली गई। जब मैंने रंजीत से कहा, रंजीत मम्मी को देखें क्या हो गया है, मम्मी मर गई हैं, तो रंजीत ने कहा, ऐसे कैसे मरी है, तुमने तो नहीं कुछ किया। मैंने कहा कि मैंने ही किया है, क्योंकि तुम हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हो और हम भूखे हैं। मुझसे मम्मी की हालत देखी नहीं गई, क्योंकि पहले से वो बहुत तकलीफ में थी और अब इस वजह से मैंने मम्मी को आहिस्ता आहिस्ता जहर देना शुरू किया और आज मम्मी मर गई हैं। रंजीत ने जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझे अपनी मम्मी के बेड के साथ बांध दिया और चिल्लाते हुए कहने लगा, ये तुमने क्या किया, तुमने मम्मी को मार दिया, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करता हूँ। जो मुझे मम्मी नहीं दे सकी वो अब मैं तुमसे वसूल करूँगा। मैं रोने लगी और कहने लगी, आप क्या बोल रहे हैं, आपको क्या हो गया है और आपने मुझे क्यों बांध दिया है, प्लीज़ मुझे खोलें। मैंने बड़ी मुश्किल से रंजीत से खुद को छुड़वाया और अपने घर वालों को कॉल की और बताया कि रंजीत की मम्मी मर गई हैं। 1 घंटे बाद हमारे रिश्तेदार इकट्ठा होना शुरू हो गए और उन्होंने रंजीत से भी अफसोस किया और रंजीत था कि फूट फूट कर रोता जा रहा था। मुझे उसका कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो रहा है, कभी एकदम बहुत ही सेंसेटिव बन जाता और कभी एकदम पत्थर दिल हो जाता। मैं सोचने लगी, न जाने इसका कौन सा रूप सही है। मेरी सास का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब मेहमान अपने घर चले गए और मैंने सोचा कि अब मैं सुकून से रहूंगी, तभी मुझे रंजीत ने कहा, सब मेहमान चले गए हैं। मैंने कहा, जी रंजीत। रंजीत ने कहा, बहुत अच्छी बात है, अच्छा हुआ कि मम्मी वक्त पर ही चली गई। मैंने रंजीत से कहा, आप काम क्यों नहीं कर रहे? काम ना करने की वजह से मम्मी ने अपनी जिंदगी गंवा दी और अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? रंजीत ने कहा, चलो मेरे साथ मम्मी के कमरे में आओ। मैं खुशी खुशी चली गई। वहां जाकर रंजीत ने मुझे मम्मी के बेड के साथ बांध दिया और मेरे साथ जुर्म करने लगे। मुझे बांधने के बाद रंजीत कभी हंसते और कभी रोना शुरू कर देते, कभी मेरे बाल नोचते। मैं बहुत परेशान हो रही थी और रोती जा रही थी कि रंजीत को क्या हो गया है, इतना सुलझा हुआ इंसान ऐसे कैसे बदल गया है। मेरे रोने से रंजीत को मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने मुझे खोल दिया और मुझे चुप करवाने लगे। फिर मुझे पानी पिलाया। मैं बार बार उनसे यही कहती जा रही थी कि आपको क्या हो गया है, या तो आप पर कोई भूत प्रेत आ गया है या किसी ने आप पर कुछ करवा दिया है। रंजीत ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझ पर किसी ने कुछ नहीं करवाया और ना ही कोई भूत प्रेत आया है। मैं बस तुम्हें क्या बताऊं, बहुत परेशान हूँ, तकलीफ में हूँ, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी और मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? रंजीत ने कहा कि तुम मुझे बताओ, मैंने अपनी माँ की देखभाल करने में कोई कमी छोड़ी है? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, आप तो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन यह अचानक क्या हो गया? उनके कमरे में जाना तक छोड़ दिया।
रंजीत ने कहा, जब कोई आपके साथ बहुत अच्छा सलूक करता है तो बदले में आप भी उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं, और जब कोई बुरा सलूक करता है तो उसके साथ बुरा सलूक करना चाहिए। मैंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई किसने आपके साथ बुरा सलूक किया है। रंजीत ने कहा, तुमने मम्मी को बहुत जल्दी मार दिया। उन्हें इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए था। मैं चाहता था कि यह औरत तड़प तड़प कर सिसक सिसक कर मरे। मैंने कहा कि ऐसा हुआ क्या है? वो दर्द से बहुत तड़पती थी, फिर खाना खाने के लिए तड़पती थी। आपको तो कोई परवाह नहीं थी, और मुझे उन्हें ऐसे तड़पता हुआ नहीं देखा जाता था। मैंने सोचा न जाने कितने दिन और तड़पेंगी, मैं ही इनको आज़ाद कर देती हूँ। और रंजीत ने रोना शुरू कर दिया। इतना रोएं कि दिमाग का पानी खुश्क हो गया और आंखें सूज गई। मैंने रंजीत से कहा, आप मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। रंजीत ने कहा कि अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहती हो तो एक काम करो, तुम यह गोली खा लिया करो। मैंने कहा कि यह गोली किस चीज़ की है? रंजीत ने कहा, ये जब तुम खाओगी तब तुम्हें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि गोली किस लिए है। मैंने रंजीत को हाँ कर दी और एक गोली लेकर खा ली। जैसे तुम अभी गोली खा रही हो, इसी तरह तुमने हर रोज़ यह गोली खानी है। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन रंजीत ने मुझसे फिर पूछा, तुमने गोली खा ली है? मैंने कहा, नहीं, मैं भूल गई। रंजीत इतने चिढ़े कि गुस्से में आ गए और मुझे बांध दिया और कहा कि तुम यहीं बंधी रहोगी, मैं खुद तुम्हें यहीं खाना खिला दिया करूँगा। मैं रंजीत से माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दे, दोबारा नहीं भूलूंगी, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन रंजीत ने मेरी एक नहीं सुनी और हर रोज़ मुझे वो गोली खिलाते रहे। गोली खाने से मैंने महसूस किया कि मेरी हिलने और बोलने की ताकत खत्म हो रही थी और मेरा दिल नहीं करता था कि मैं अपनी आंखें खोलूं। रंजीत रोजाना मुझे खाना देते और खुद ही दवाई खिला दिया करते थे। मुझे बिस्तर पर 3 साल गुजर गए थे और अब मैं ऐसे महसूस करती थी जैसे कि मुझे उस गोली की आदत हो गई है। रंजीत ने मुझे खोल दिया, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उठकर इधर से उधर भी जाऊं। मैं बिस्तर पर पड़ी रही और रंजीत खुद ही मेरे लिए खाना भी ले आते थे और दवाई भी खिला देते थे। मुझे नहीं पता था बाहर मेरे घर का कैसा हाल है। जब भी रंजीत कमरे में आते तो मैं सिर्फ उनको देखती रहती थी और उनसे कोई सवाल जवाब करने की ताकत खो बैठी थी। एक दिन मैं बिस्तर पर सुध-बुध खोकर लेटी हुई थी कि रंजीत मेरे पास आए और कहने लगे, जो मेरी माँ नहीं दे सकी अब वो तुम मुझे दोगी। मैं यह बात उनके मुंह से पहले कई बार सुन चुकी थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं। रंजीत मेरे पास आकर बैठ गए और खुद ही बातें करने लगे। मैंने रंजीत के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनी जिन्हें सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई और मैं सोचने लगी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि रंजीत ऐसे भी कर सकते हैं या यह सब रंजीत ने किया होगा। रंजीत ने मुझे बताया कि तुम्हें पता है कि मेरी मम्मी के साथ सलूक क्यों बदला हुआ था। तुमने कई बार मुझसे पूछने की कोशिश की, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो वक्त सही नहीं था और अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। रंजीत ने कहा कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ गया था तो वहाँ मुझे पापा के कज़न मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि मम्मी मेरी सगी मम्मी नहीं है, ये मेरी सौतेली माँ है, और इन्होंने जिस तरह मुझ पर दबाव डाला हुआ था उसी तरह मेरे पापा पर भी दबाव डाला हुआ था। और जब मैं छोटा था तो ये मुझ पर बहुत जुल्म किया करती थी, मुझे कई कई घंटे कमरे में बंद रखती, और इन्होंने प्रॉपर्टी के कागजात पर भी खुद ही पापा से दस्तखत करवा लिए थे और सब कुछ अपने नाम करवा लिया था। और इसी सदमे से मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए क्योंकि ये सब कुछ रंजीत का था जिस पर इस औरत ने कब्जा कर लिया था। मम्मी ने कभी भी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, खुद खाना घर पर नहीं बनाती थी और अपने सहेलियों के साथ बाहर जाकर खाती थी और मुझे खाना देना भी भूल जाती थी। वैसे तो मैं कई बार ख्वाब में देखता था जिसमें एक बच्चा कमरे में रो रहा होता और कहता, मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे खाना दे दे। लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि यह कौन बच्चा है जो मेरे ख्वाब में इस तरह आकर रो रहा होता है। मुझे मेरे ख्वाब की वजह तब मालूम हुई जब मुझे मेरे चाचा ने सारी बातें बताई और उन्होंने यह भी कहा कि हम इसलिए तो तुम्हारे घर नहीं आते क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ एक बहुत ही खतरनाक औरत है। उसने तुम्हारे पापा को बिस्तर पर रखा और उसका इलाज भी नहीं करवाती थी, बल्कि जायदाद के लिए उन्हें गलत दवा दे दिया करती थी। मैंने दिल में सोच लिया कि अब मैं यही सब कुछ अपनी माँ से वसूल करना चाहता था और तुमने उन्हें पहले ही मारकर सब कुछ खत्म कर दिया। अब इसलिए तुम्हें उनकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं बिस्तर पर लेटी रोने लगी। रंजीत ने मेरे हाथ पांव सीधे किए और कहा, अब मैं तुम्हारे साथ भी यही कुछ करने वाला हूँ। क्या तुम्हें पता है, जब मेरा सुलूक मम्मी के साथ बदला हुआ था, मैं काम के सिलसिले में घर से बाहर रहने लगा था और तुम मम्मी की देखभाल करती थी। उन दिनों मम्मी ने तुमसे यह कहकर वकील को घर बुलवाया था और मम्मी ने यह सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था। और जब मुझे यह मालूम हुआ कि सब कुछ तुम्हारे नाम हो गया है तो मुझे तुम पर भी बहुत गुस्सा आया और अब मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें भी ऐसे ही मार दूंगा जिस तरह तुमने मेरी मम्मी को जहर दिया है।
और मैं यह सब कुछ अपने नाम करवा लूंगा। मैं दिल में सोचने लगी कि उस दिन एक आदमी घर आया तो जरूर था, लेकिन वह किसी भी तरह से वकील नहीं लग रहा था। तो फिर ऐसा कैसे कह रहे हैं कि मम्मी ने सब कुछ मेरे नाम किया है? रंजीत ने कहा, अभी मेरी जांच पूरी नहीं हुई है। जब मैं इस बात की जड़ तक जाऊंगा उसके बाद फैसला करूंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। मैं बिस्तर पर बेसुध होकर लेटी रही और मेरे आंसू निकलते जा रहे थे। मैंने सोच लिया कि मेरी मौत है, और रंजीत ने जो बातें बताई और जिस हद तक जुनूनी हो चुका था वो जरूर ऐसा ही कुछ करेगा। मैं प्रार्थना करने लगी कि काश कोई मसीहा आ जाए और मुझे इस दलदल से निकाल दे, मुझे ठीक कर दे, मेरा ठीक तरह से इलाज करवा दे। एक दिन रंजीत बाहर से आए और अपने कमरे में सीधा आकर सो गए। बाहर का मेन दरवाजा खुला ही रह गया था। बाहर से सुनीता गुजर रही थी और उसने दरवाजा खुला देखा तो उसे मेरी याद आई और उसने कहा कि क्यों ना मैं मैडम से मिलती चलूं। उसने मुझे कमरे में देखा तो मैं मम्मी के कमरे में लेटी हुई थी। सुनीता ने मुझे देखा और कहने लगी, मैडम यह आपका क्या हाल हो गया? उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैं कोशिश करने लगी, उसके आगे हाथ जोड़ने लगी, लेकिन सुनीता समझ गई। उसने कहा कि मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। इतने में उस कमरे में रंजीत आ गए और सुनीता पर्दे के पीछे छुप गई और रंजीत ने फिर मुझे एक गोली खिलाई और बातें करते रहे और कहा कि बस थोड़ी देर है, तुम भी मर जाओगी। मुझे तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि ये तुम नहीं मम्मी ही हो, क्योंकि मेरी हालत रंजीत की मम्मी की तरह हो गई थी, उन्हीं की तरह कमजोर, और चेहरा भी मेरा बिगड़ चुका था। रंजीत बाहर चले गए और सुनीता बाहर आई। उसने कहा, मैं समझ गई हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है। उसने पास रखी टेबल से वो गोली उठाई और डॉक्टर के पास लेकर गई। सुनीता ने डॉक्टर को गोली दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि यह किस पागल डॉक्टर ने लिख कर दी है। सुनीता ने कहा कि आप यह छोड़ें कि यह गोली किसने लिख कर दी है, बस आप यह बताएं कि गोली किस लिए है। डॉक्टर ने बताया कि यह गोली हम उन मरीजों को देते हैं जो मरीज बहुत ज़्यादा अस्पताल में तंग करते हैं, शोर मचाते हैं, चीज़ें तोड़ते फोड़ते हैं। हम उनको दिमागी सुकून देने के लिए यह गोली देते हैं, लेकिन इस गोली को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी कभार के इस्तेमाल के लिए गोली है, लेकिन यह आपके पास इतनी सारी गोलियां कहाँ से आई? सुनीता ने कहा कि यह मैं आपको अभी नहीं बता सकती। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, और अगर दोबारा कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर आपके पास दोबारा चक्कर लगाऊंगी। सुनीता मेरे घर आई और घर का दरवाज़ा बंद था। सुनीता ने चुपके से गेट खोला और सीधे मेरे कमरे में आई और उसने मुझे सारी बात बताई कि डॉक्टर ने क्या कहा है। फिर सुनीता ने कहा कि मैं तो डॉक्टर से पूछना ही भूल गई कि अब इस दवाई का असर खत्म करने के लिए क्या दिया जाए। सुनीता फिर चली गई और उसने डॉक्टर से पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने एक और दवाई लिख कर दी और कहा कि यह खिलाओ, और इसके खाने से मरीज आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहली हालत में आना शुरू हो जाएगा। सुनीता बेचारी न जाने किस तरह 5,000 रुपया जमा करके मेरे लिए वो दवा लेकर आई, और उसने मुझे रंजीत की दी हुई गोली खाने से मना कर दिया और कहा कि जब वह आपको गोली खिलाए तो आपने गोली नीचे नहीं लेकर जानी, बल्कि अपनी जुबान के नीचे रख लेनी है, और उनके जाने के बाद आप वो गोली थूक दीजिएगा, और जब मैं आया करूँगी और मैं चुपके से वो गोली उठा लिया करूँगी। सुनीता ने मुझे डॉक्टर की बताई हुई सही वाली गोली खिलाई और चली गई और कहा कि कल फिर आपको दवाई खिलाने के लिए आऊँगी। सुनीता की दवाई खाने से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मुझ में ज़िंदगी पड़ गई है, जबकि मैं किसी भी किस्म की मरीज नहीं थी। मेरी उंगलियों में पहली दफ़ा हरकत महसूस हुई और मुझे महसूस होने लगा कि शायद अब मैं बच जाऊंगी। सुनीता के जाने के बाद रंजीत आए और रंजीत ने फिर मुझे वह गोली खिलाई। मैं गोली खाने के लिए मुंह नहीं खोल रही थी, लेकिन रंजीत ने जबरदस्ती मेरा मुंह खोला और गोली मुंह में रखी और पानी पकड़ने लगे। इतनी देर में मैंने मुंह से गोली हिलाकर जुबान के नीचे कर दी थी, और रंजीत ने पानी पिलाया और कहा कि आज के बाद ऐसा ड्रामा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और चले गए। अगले दिन जब सुनीता आई तो मैं उससे बोलने की कोशिश करने लगी। सुनीता को यह देखकर बहुत खुशी हुई। उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि डॉक्टर की गोली में असर है, क्योंकि आप आज बोलने की कोशिश कर रही हैं। सुनीता ने कहा कि आप बोलें, मैं आपको सुन रही हूँ। लेकिन मुझसे ठीक तरह से सब मुंह से नहीं निकाले जा रहे थे। सुनीता मेरे लिए अपने घर से खाना बनाकर लाया करती थी। इन कुछ दिनों में सुनीता ने मुझे इस काबिल कर दिया था कि मैं अपनी हाथ से पानी का गिलास पकड़ने लग गई थी, और मेरा दिमाग भी ठीक तरह से काम करने लग गया था। और रंजीत ने अपनी दिमागी हालत को देखते हुए मेरी भी दिमागी हालत खुद अपने जैसे कर ली। अब मैं रंजीत का असली चेहरा जान चुकी थी और मैं समझ गई थी कि यह एक दिमागी मरीज है। रंजीत मुझे भी दिमागी मरीज करना चाह रहा है। अपनी इन हरकतों से अपनी माँ को तो मार चुका है और अब मुझे भी मारना चाह रहा है। इसलिए मैं कई दिन रंजीत की दी हुई गोली नहीं खाई और सुनीता की दी हुई गोली खाने लगी, यहाँ तक कि मैं कमरे में चलने फिरने लग गई। लेकिन रंजीत को इस चीज़ का पता नहीं था। जब भी रंजीत कमरे में आता तो मैं बेसुध बिस्तर पर लेट जाती, ताकि रंजीत को मालूम न हो कि मैं ठीक हो चुकी हूँ।
रंजीत रूटीन के मुताबिक आते और मुझे गोली देकर चले जाते। मैंने ठीक होते ही सुनीता को सारी बातें कहनी शुरू कर दी और मैंने सुनीता से कहा कि तुम मुझे यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो। सुनीता ने कहा कि मैडम आप क्या बात कर रही हैं, आप कहाँ जाएंगी? मैंने कहा कि मैं यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी। मैंने सुनीता के साथ मिलकर खुद को इस घर से बाहर निकाला और रंजीत इस हकीकत से बेखबर थे। मैंने जाकर पुलिस स्टेशन में सारी बात बताई और ये भी बताया कि मेरी सास खुद ही मर गई हैं क्योंकि भूख और बीमारी उन पर हावी हो गई थी और मैं खुद का नाम छुपा गई। पुलिस घर आई और पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया, रंजीत को बाहर बुलाया और पुलिस ने कहा आपकी बीवी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट करवाई है। रंजीत ने कहा मेरी बीवी कैसे रिपोर्ट करवा सकती है जबकि वह तो बीमार है और अपने कमरे में है, वह तो बेचारी हिल भी नहीं सकती। पुलिस ने कहा चलिए हमारे साथ दिखाएं। जब वो कमरे में लेकर आए तो मैं कमरे में नहीं थी बल्कि मैं तो पुलिस के साथ घर के बाहर खड़ी थी। रंजीत देखकर घबरा गए, वो इस कदर डर गए कि अजीब सी हरकतें करने लगे, चीजें तोड़ने फोड़ने लगे। पहले पुलिस वाले रंजीत को पुलिस स्टेशन लेकर गए और फिर वहां से उन्होंने रंजीत को पागल खाने भेज दिया और मैं सुनीता के साथ अपने घर में रहने लगी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।